नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम आज चौथा पाठ पढ़ रहे हैं, द्रव्य का मापन। इसमें अपना पहला टॉपिक है रासायनिक संयोग का नियम। बच्चों, जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थों का संगठन बदल जाता है। इस संदर्भ में 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने मूलभूत प्रयोग किए और यह प्रयोग करते समय उन्होंने इस्तेमाल किए गए पदार्थ और तैयार हुए पदार्थों का अचूक मापन किया। डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड ने पदार्थों और परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग के नियम की खोज की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने विविध यौगिकों के अणुसूत्र लिखे। हम यहाँ पर उन ज्ञात अणुसूत्रों के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं और वो देखते हैं क्या है। बच्चों, हम यहाँ पे प्रयोग को देख रहे हैं। इस प्रयोग में क्या है, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति में ये शंक्वाकार फ्लास्क है, ये इस तरह का फ्लास्क जिसे कहते हैं, और इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का विलयन लिया गया है और उसके अंदर एक परख नली, उस परख नली में क्या लिया है, सोडियम सल्फेट का विलयन। वो भर करके सावधानीपूर्वक धागे से इसके अंदर लटका देते हैं। उसके बाद शंक्वाकार फ्लास्क को यानी तिकोने फ्लास्क को रबर का कॉर्क लगा करके वायु रुद्ध कर देते हैं। वायु रुद्ध करने का मतलब है बाहर की हवा अंदर ना जा सके और अंदर की हवा बाहर ना निकल सके। और उसके बाद उस पूरे उपकरण का द्रव्यमान ले लिया जाता है और ये द्रव्यमान आप देखिए कितना है, 300.23 ग्राम। आपकी बुक में ये एरो गलत बना हुआ था तो उसे आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उस तिकोने फ्लास्क को धीरे से ऐसे टेढ़ा करते हैं। टेढ़ा करने पे क्या होगा, परख नली के अंदर जो लिया हुआ है सोडियम सल्फेट का विलयन, और तिकोने फ्लास्क में क्या लिया था, तिकोने फ्लास्क में लिया है कैल्शियम क्लोराइड का विलयन। तो सोडियम सल्फेट का विलयन और कैल्शियम क्लोराइड का विलयन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन और कैल्शियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अब अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकली और बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं गई। इस पूरे उपकरण का फिर से हम द्रव्यमान देखते हैं तो द्रव्यमान कितना है, सेम पहले जितना ही, यानी 300.23 ग्राम। पहले भी कितना था, 300.23 ग्राम। इस प्रयोग में बच्चों मूल पदार्थों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों का द्रव्यमान एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1785 में फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लवाजिये ने द्रव्य की अविनाशिता के नियम को सिद्ध किया और उन्होंने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय ना तो द्रव्य के भार में वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं, यानी द्रव्य का विनाश नहीं होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। सन 1794 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया।
अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है? यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटकों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे पानी है तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है पानी में? 1:8। वो पानी चाहे कहीं का भी हो, उसका भारात्मक अनुपात हमेशा 1:8 होगा। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करने से क्या होता है? 9 ग्राम पानी बनता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 3:8 होता है। उसी तरह से 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगी। 12 और अनुपाते 32। जब हम इसे सरल करेंगे, 4 का भाग दोनों में जाता है, 4 तिया 12 और 4 आठे 32। तो भारात्मक अनुपात कितना प्राप्त हुआ? वही 3:8 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इन्हें आपको याद रखना है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना परमाणु आकार। तो परमाणु आकार, परमाणु की संरचना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जिसमें परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, मूल कण। और परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक नाभिक और दूसरा बाह्य भाग। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी वो आवेश रहित होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु आकार। तो परमाणु आकार यानी परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि परमाणु गोल है। तो परमाणु की त्रिज्या से मतलब है परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कक्षा तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। और परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, तो परमाणु की त्रिज्या भी बहुत ही छोटी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए एक बहुत ही छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है। उस छोटी इकाई को हम कहते हैं नैनोमीटर, और नैनोमीटर को हम nm इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। उनका मापन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, फील्ड आयन सूक्ष्मदर्शी और टनिंग स्कैनिंग सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद है बच्चों परमाणु का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर परमाणु का आकार उनकी कक्षाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है। अगर परमाणु में कक्षाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, परमाणु का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। सोडियम और पोटेशियम को देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 2 8 1 और पोटेशियम का होता है 2 8 8 1। तो किसमें कक्षाओं की संख्या ज़्यादा है? सोडियम में कक्षाओं की संख्या 3 है और पोटेशियम में कक्षाओं की संख्या 4 है। तो कक्षा की संख्या इसमें अधिक होने के कारण इसका परमाणु का आकार बड़ा होगा। तो सोडियम का परमाणु आकार पोटेशियम की अपेक्षा छोटा होगा और पोटेशियम का परमाणु आकार सोडियम की अपेक्षा बड़ा होगा। पर अगर कक्षाओं की संख्या तत्वों में समान है तो फिर किसका परमाणु आकार बड़ा होगा? अगर 2 तत्व हैं और दोनों में कक्षाओं की संख्या समान है तो जिस तत्व के बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उसका आकार छोटा होगा।
और जिसके बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका आकार बड़ा होगा। ये है सोडियम और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 281 और ये है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 282। तो इसके बाहरी कक्षाओं की संख्या 3 है दोनों में, यानी समान है, पर इसके बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और इसके बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो इसका परमाणु आकार यानी मैग्नीशियम का परमाणु आकार सोडियम की अपेक्षा छोटा होगा। अगला टॉपिक है बच्चों अपना परमाणु द्रव्यमान। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, ये बता दिया मैंने। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पे निश्चित किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसकी हम गणना नहीं करते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमानांक बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे की संख्या भी लिख सकते हैं। प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये आपको याद रखना है। परमाणु द्रव्यमानांक बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम पी अक्षर द्वारा दिखाते, कैपिटल पी द्वारा, और न्यूट्रॉन की संख्या को स्मॉल एन द्वारा दर्शाते हैं। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और उसका द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसी संदर्भ परमाणु की आवश्यकता महसूस हुई और उसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को चुना गया, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस आधार पर हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 माना गया और उसके आधार पर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की तुलना की जाती है। जैसे नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 14 परमाणुओं के बराबर होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 14, क्योंकि वो हाइड्रोजन के 14 परमाणुओं के बराबर है। कार्बन का परमाणु हाइड्रोजन के 12 परमाणुओं के बराबर होता है, इसलिए कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? 12। तो समय समय पर संदर्भ परमाणु के रूप में अलग अलग तत्वों को चयनित किया गया। 1961 में सर्वसम्मति से कार्बन परमाणु को संदर्भ परमाणु के रूप में चयनित किया गया, जिसमें कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना माना गया? 12। इसी को स्वीकार किया गया। वर्तमान समय में परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कई अचूक पद्धतियां विकसित हुई हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए संदर्भ परमाणु की अपेक्षा एकीकृत परमाणु की संकल्पना को मान्यता मिली। एकीकृत परमाणु की इकाई को हम डाल्टन कहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, एकीकृत द्रव्यमान की इकाई को डाल्टन, और ये चिन्ह है डाल्टन का, डाल्टन कहते हैं। एक डाल्टन का मान कितना होता है? वो है 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो एकीकृत द्रव्यमान की इकाई क्या है? डाल्टन, और उसका मान ये याद करना है आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।